students, welcome to Global Online. And today I'm going to teach you molecular basis of inheritance. And this is the most important topic in the aspect of future as well. And also नीट में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. तो आज हम उसके हिसाब से उसके लिए स्मार्ट और शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे. एंड यू विल बी स्कोर 350 प्लस इन बायोलॉजी. ओके. तो वी आर प्रोवाइडिंग नीट कंप्लीट कोर्सेज. सो उसके लिए आप यहाँ पे दिए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो. ओके. सो हमने पहले ये सब चैप्टर्स देखे. सो आज हम जो चैप्टर देखने वाले हैं, सो विच इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. कल हमने ये चैप्टर देखा, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. तो इनके जो भी कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने देखे, सो ये कॉन्सेप्ट्स आज के चैप्टर में will be essential for us. Okay. And also we are providing NEET course 2023, which will be available in 1999 rupees only. तो उसके लिए आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर लो. एंड वी आर प्रोवाइडिंग वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स इन नीट कोर्स 2023. तो प्लीज डाउनलोड द ग्लोबल ऑनलाइन ऐप and start your test series ASAP. Let us start with our first question, and the question is 3 prime to 5 prime phosphodiester linkages inside a polynucleotide serve to join. तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि अगर हमारा ये polynucleotide chain है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, तो एक ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द बॉन्ड, तो ये बॉन्ड किन चीज़ों को मिलाते हैं, ऐसा यहाँ पे पूछा है. तो ऑप्शंस है वन न्यूक्लियोसाइड विथ अनादर न्यूक्लियोसाइड, वन न्यूक्लियोटाइड विथ अनादर न्यूक्लियोटाइड, वन नाइट्रोजनस बेस विथ पेंटोज शुगर, वन डीएनए स्ट्रैंड विद द अदर डीएनए स्ट्रैंड. तो ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है, it joins one nucleotide to another nucleotide. ओके. सो जब ये वन न्यूक्लियोटाइड से अनादर न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइन करता है, देन इट फॉर्म्स डाई न्यूक्लियोटाइड. डाई न्यूक्लियोटाइड. ओके. सो न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है? सो न्यूक्लियोटाइड में आते हैं नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस, देन इट इंक्लूड्स पेंटोज शुगर, फॉर एग्जाम्पल राइबोज या फिर डिऑक्सी राइबोज शुगर, एंड देन फॉस्फेट ग्रुप. फॉस्फेट ग्रुप. तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. डीएनए फ्रैगमेंट्स आर. तो यहाँ पे पूछा है कि डीएनए फ्रैगमेंट्स क्या है. सो ऑप्शन है पॉजिटिवली चार्ज्ड, निगेटिवली चार्ज्ड, न्यूट्रल, इधर पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज्ड, डिपेंड ऑन एयर साइज. तो हमने अब भी देखा दैट डीएनए इंक्लूड्स फॉस्फेट ग्रुप. So this phosphate group is negative. It has negative charge on it, and because of this negative charge, DNA fragments are negatively charged molecules. They are negative in nature. So a second option is the correct option. One turn of the helix in a B form DNA is approximately. तो यहाँ पे पूछा है कि हमारा जो DNA फ्रैगमेंट है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस. ओके. सो ये जो हेलिक्स है, हेलिक्स, तो इसका जो वन टर्न है, वो उसकी लेंथ क्या है, ऐसा यहाँ पे पूछा है. सो ऑप्शन है 20 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर. तो 3.4 इज द लेंथ ऑफ दिस वन टर्न ऑफ द हेलिक्स इन अ बी फॉर्म डीएनए. एंड अगर आपको दो बेसेस के बीच की लेंथ पूछी है, तो दैट विल बी 0.34 नैनोमीटर. अगर दो डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर, मतलब अगर आपका बेस पेयर यहाँ पे कोई है, फॉर एग्जाम्पल दिस, और यहाँ पे, सो द डिस्टेंस बिटवीन दिस इज 0.34 नैनोमीटर, बट द वन टर्न ऑफ द हेलिक्स has the distance 3.4 nanometer. So 3 is the correct option. The two polynucleotide chains in DNA are. तो ये जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स है इन द डीएनए, तो वो क्या है, ऐसा यहाँ पे पूछा है. तो ऑप्शन है पैरेलल, डिसकंटिन्यूअस, एंटी पैरेलल, सेमी कंजर्वेटिव. तो दीज टू चेन्स आर
एंटी पैरेलल, बिकॉज अगर ये चेन 3' टू 5' तक जाती है, सो इट विल गो फ्रॉम 5' टू 3'। इसका मीनिंग ये है कि बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, दे आर नॉट पैरेलल, दे आर नॉट डिसकंटिन्यूअस, इवन दे आर नॉट सेमी कंजर्वेटिव, बट दे आर एंटी पैरेलल. So 3 is the answer. Which one of the following is not applicable to RNA? So इनमें से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो कि RNA के लिए एप्लीकेबल नहीं है? सो ऑप्शंस है कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग, 5' phosphoryl and 3' hydroxyl ends, heterocyclic nitrogenous bases, Chargaff's rule. तो कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग, सो अगर हम आरएनए का स्ट्रक्चर देखें, सो इट इज सिंगल, इट हैज ओनली सिंगल चेन, but it does not mean it does not have complementary base pairing. It has complementary base pairing. So this is correct for RNA. It is applicable to RNA. 5' phosphoryl and 3' hydroxyl ends. Yes, it has 5' phosphoryl and 3' hydroxyl ends. So this is also applicable. Heterocyclic nitrogenous bases. Yes, it has nitrogenous bases. Chargaff's rule. So this is not applicable to RNA because RNA is only it has only one chain. Unlike DNA, DNA has two chains, and that's why this rule is applicable to DNA. So what does this rule means? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास pyrimidine pyrimidine and purines है, तो बेसिकली दीज आर द नाइट्रोजिनस बेसिस. तो जितने सारे pyrimidine है उतने ही सारे प्यूरिन्स आएंगे, मतलब इनका जो रेशो आएगा इट विल बी 1:1. So that means amount of guanine amount of guanine should be equal to amount of cytosine, and amount of adenine should be equal to amount of thymine. The fourth option is the correct option because this rule is not applicable to RNA. Now our next question is, which one of the following pairs of nitrogenous bases of nucleic acids is wrongly matched with the category mentioned against it? तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन से जो कैटेगरीज है वो मिसमैच्ड है, मतलब इनमें से कौन से ऐसे है जो pyrimidines नहीं है या फिर प्यूरिन्स नहीं है. तो ऑप्शंस है थाइमिन यूरासिल pyrimidines, यूरासिल साइटोसिन pyrimidines, ग्वानिन एडेनिन प्यूरिन्स, एडेनिन थाइमिन प्यूरिन्स. तो इनमें से जो फोर्थ ऑप्शन है इज द आंसर, बिकॉज adenine is a purine but thymine is a pyrimidine, and that's why adenine forms a triple bond with thymine. That means purine forms a triple bond with pyrimidine. बिकॉज इनमें से थाइमिन एंड यूरासिल ये तो पिरिमिडिन है ही, यूरासिल साइटोसिन ये भी पिरिमिडिन है, ग्वानिन और एडिनिन इज अ प्यूरिन, बट फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग वन बिकॉज thymine is not a purine, it is pyrimidine. So fourth option is the answer. The length of DNA molecule greatly exceeds the dimensions of the nucleus in eukaryotic cells. How is this DNA accommodated? तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि अगर ये हमारा सेल है और इसमें अगर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में डीएनए है, तो ये पूरा डीएनए इसमें कैसे समा जाता है, मतलब हाउ डज दिस डीएनए accommodated in this small nucleus of the cell. तो ऑप्शंस है डिलीशन ऑफ नॉन इसेंशियल जीन्स, supercoiling in nucleosomes, DNAization to elimination of repetitive DNA. So there are proteins called as histone proteins, और उसके इस प्रोटीन के ऊपर DNA forms a coiling to form the nucleosomes like structure, and after that these nucleosomes again condense and form chromatin type structure, and during mitosis this becomes double, and this double DNA only would be about 120 micrometer. 120 micrometer, और अगर
पूरा लेंथ ले लो डीएनए का, सो अबाउट इट इज अबाउट 1.8 मीटर. 1.8 meter. So 1.8 meter of DNA will be become 120 micrometer. But it is double. मतलब एक DNA का दो हो जाएगा, but still it will be 120 micrometer. And it is because of the presence of a super coiling of this DNA around the histone proteins. So second option is the correct option. Semi-conservative replication of डीएनए was first demonstrated in. तो यहाँ पे पूछा है कि जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है इट इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव, और वो किस ऑर्गेनिज्म में पहले डेमोन्स्ट्रेट किया था. सो ऑप्शन है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम. तो सेमी कॉन्जर्वेटिव जो डीएनए रेप्लिकेशन है इसका मतलब ये है कि अगर वी हैव दिस डीएनए, देन यहाँ का एक स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड टू फॉर्म द अनदर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. सो मतलब इसका एक स्ट्रैंड यहाँ पे आएगा. सो दैट मीन्स द कॉपी द वन स्ट्रैंड ऑफ दिस डीएनए विल बी द constituent of another DNA, मतलब our next DNA. So that's why it is called as semi conservative replication. और ये पहले जिस ऑर्गेनिज्म में किया था उस ऑर्गेनिज्म का नाम है इशेरेशिया कोलाई, because it is unicellular and it is very easy to grow in the laboratory, and also it has very basic level of organization. So इसका स्टडी करना भी बहुत मतलब अच्छा था, मतलब it was easy to study. So second option is the correct option. A molecule that can act as a genetic material must fulfill the traits given below. एक्सेप्ट. तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि अगर कोई मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल जैसा है तो उनमें इनमें से कैरेक्टर्स आने चाहिए, बट इनमें से कौन सा कैरेक्टर ऐसा है कि जो एक मॉलिक्यूल में नहीं है, वो अगर हम उसे जेनेटिक मटेरियल के नाम से बोले जाते हैं. सो ऑप्शंस है it should be able to express itself in the form of Mendelian characters. It should be able to generate its a replica. It should be unstable structurally and chemically. It should provide the scope for slow changes that are required for evolution. So that molecule should express itself in the form of Mendelian characters. So this should be the character in that molecule, because मेंडल ने जो भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे तो उसने एक दिया था नाम विच इज कॉल्ड एज अ जीन. जीन मतलब फैक्टर, उसने फैक्टर ऐसा नाम दिया था फॉर दैट मटेरियल विच वी कॉल इट एज जीन, एंड दिस जीन इज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. सो ये तो कैरेक्टर आएगा. इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका. yes, genetic material form its replica. For example, DNA replication, DNA forms its replica. It should be unstable structurally and chemically. So this should not be there, because any molecule should be structurally and chemically stable. Okay, so अगर कोई genetic material है, it should be stable. Okay, with to maintain its integrity with cell division. For example, with cell division मतलब cell cycle, or it should maintain its integrity with age, etc. So it is important. It should provide the scope for slow changes that are required for evolution. Yes, there should be changes in the genetic material, और उसकी वजह से there will be variation in the DNA, and from that there will be the evolution. So third option is the correct option. With respect to nucleosome, which of the following statements is incorrect? तो यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इज नॉट करेक्ट अबाउट न्यूक्लियोसोम. So first option is nucleosome contains 120 base pairs of DNA helix. Nucleosomes are seen as beads on string under electron microscope. DNA is wrapped around positively charged histone octamer to form nucleosome. Nucleosome is the repeating unit of chromatin. So न्यूक्लियोसोम क्या है हमने देखा कि अगर दिस इज द हिस्टोन प्रोटीन, देन डीएनए कॉइल्स अराउंड दिस हिस्टोन प्रोटीन टू फॉर्म द न्यूक्लियोसोम.
सो अगर हम इसे माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं, सो इट विल बी सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग, मतलब these are some kind of beads which we call it as nucleosome, and this is the histone protein. So this is one of the feature of nucleosome. DNA is wrapped around positively charged histone octamer to form nucleosome. So this is also correct because this is the basic definition of nucleosome. न्यूक्लियोसोम इज द रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रोमैटिन, यस। अगर हम ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बनाएंगे देन टुगेदर दिस विल फॉर्म अ क्रोमैटिन। so because of that we call nucleosome as the repeating unit of chromatin. And first option, nucleosome contains 120 base pairs of DNA helix. So this is not correct because nucleosome contains approximately 200 base pairs of DNA helix. So first answer is the correct answer. The association of histone H1 with a nucleosome indicates. तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि जो हिस्टोन H1 प्रोटीन है अगर वो न्यूक्लियोसोम के साथ होता है देन वो क्या इंडिकेट करता है। तो ऑप्शंस है ट्रांसक्रिप्शन इज ऑकरिंग, डीएनए रेप्लिकेशन इज ऑकरिंग, द डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू क्रोमैटिन फाइबर, द डीएनए डबल हेलिक्स इज एक्सपोज्ड। तो हमने देखा जो हमारा H1 हिस्टोन प्रोटीन है तो उसके ऊपर ये जो डीएनए कॉइल्स होते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट इट फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। और ये बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स हमारे बॉडी में फॉर्म होते हैं। सो टुगेदर ऑल दीज न्यूक्लियोसोम कॉल्ड एज क्रोमैटिन। तो इसका मतलब ये है कि दिस डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू small small chromatin fiber like structures. So our third option is the answer. What are the structures that appear as beads on string in the chromosomes when viewed under electron microscope? तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग है जो कि अगर हम उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखें, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर, देन इट विल सीम एज अ बीड्स ऑन द स्ट्रिंग। तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसोम्स, बेस पेयर्स, यूरासिल। तो उस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम्स बोलते हैं बिकॉज इट इज बिकॉज कि दे आर द सुपर कॉइलिंग ऑन द histone protein, and because of that they are seen as beads on string in the chromosome when viewed under the electron microscope. So second answer, the length of DNA molecule greatly exceeds the dimensions of the nucleus in eukaryotic cells. How is this DNA accommodated? तो यहाँ पे पूछा है कि this is the eukaryotic cell, this is the nucleus, and in nucleus there is a DNA molecule, but DNA molecule is around 1.8 मीटर। तो इतना बड़ा डीएनए इस छोटे से न्यूक्लियस में कैसे एकोमोडेट होता है? तो ऑप्शन है डिलीशन ऑफ नॉन इसेंशियल जीन्स, सुपर कॉइलिंग इन न्यूक्लियोसोम्स, डीएनए डाइजेशन थ्रू एलिमिनेशन ऑफ रिपीटेटिव डीएनए। so this is because super coiling in nucleosomes, because this is the histone protein, it has DNA which is super coiled over here, and such structures are formed, many structures are formed, and this form a chromatin fiber, and this chromatin fiber then uh, double when mitosis is occur, and it this structure only will be 120 micrometer. So देखो 1.8 मीटर becomes 120 माइक्रोमीटर। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज बिकॉज सुपर कॉइलिंग इन न्यूक्लियोसोम्स। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Which antibiotic inhibits the interaction between tRNA and mRNA using bacterial protein synthesis? So इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक ऐसा है which inhibits the interaction between tRNA and mRNA using bacterial protein synthesis method? So options erythromycin, neomycin, streptomycin, tetracycline. So erythromycin changes the shape of 30S subunit of 70S ribosome of the bacteria,
What streptomycin does? Streptomycin inhibits initial steps in translation, मतलब in protein synthesis. What tetracycline does? It inhibits interaction between tRNA and mRNA. So tRNA carries amino acids, and these amino acids then form a polynucleotide chain, or these amino acids attaches the polynucleotide chain to form a polynucleotide chain. So this stops this formation of the polynucleotide chain by interfering interaction between tRNA and mRNA. So so it is known as, मतलब यहाँ पे बोला है कि यूजिंग बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, इसलिए यहाँ पे बोला है ये. तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. One gene, one enzyme hypothesis by was postulated by. So one gene, one enzyme, ये hypothesis इनमें से कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? सो ऑप्शन है आर फ्रैंकलिन, हर्शी एंड चेज, ए गैरोड, बीडल एंड टैटम. So Beadle and Tatum did experiments on Neurospora crassa, or in these organizations they studied the biochemical pathways, and between these biochemical pathways each step is carried out by the particular enzyme, and these enzymes are encoded by the genes, and that's why it is called as one gene one enzyme hypothesis. So fourth answer. सिलेक्ट द करेक्ट मैच. सो इनमें से कौन सा मैच ऐसा है विच इज द करेक्ट मैच? तो ऑप्शन है राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड, F2 क्रॉस रिसेसिव पेरेंट डाइहाइब्रिड क्रॉस, TH मॉर्गन ट्रांसडक्शन, G मेंडल ट्रांसफॉर्मेशन. So ribozyme is a ribonucleic acid enzyme. So it is a nucleic acid enzyme. F2 cross recessive parent dihybrid cross. So F2 cross recessive parent is not a dihybrid cross. Dihybrid cross is the cross between two individuals having two different traits. TH Morgan transduction. TH Morgan has not discovered the transduction. He did experiments on Drosophila melanogaster. Drosophila melanogaster. जी मेंडल ट्रांसफॉर्मेशन. ग्रीगर जॉन मेंडल का जो डिस्कवर था वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था. ही डिड एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट्स to get to know the genetic material present in the particular organism. So our first option is the correct match, that is ribozyme is a enzyme of the particular nucleic acid. Which of the following rRNAs act as structural RNA as well as ribozyme in bacteria? So इनमें से ऐसा कौन सा RNA है जो structural RNA भी है और ribozyme भी है in bacteria? So as we know that bacteria has 70S ribosome. So if this is a 70S ribosome, then it has 30S subunit, और इस 30S सब यूनिट में है देर इज 16S rRNA, एंड जो 50S एंड जो 50S सब यूनिट है इट हैज 23S rRNA एंड 5S rRNA. सो इनमें से जो 23S rRNA है इट हैज पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी. पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी मतलब ये है कि इट इज act as a enzyme, and that's why it is the catalyst. It is the catalyst as well, and it helps in the synthesis of peptide bond formation. Peptide bond
formation between amino acids in bacteria. So rRNA also act as structural component for large subunit of bacterial ribosome. So rRNA जो है it is also act as structural component for large subunit of bacterial ribosome. So इसका मतलब ये है कि 23S rRNA acts as a catalyst, also acts as a structural component, and also it acts as a ribozyme. मतलब it acts as an enzyme for a particular nucleic acid. So option say 5S rRNA, 18S rRNA, 23S rRNA, 58S rRNA. So our third option is the answer because 23S rRNA act as structural RNA as well as ribozyme in bacteria. Which one of the following also acts as a catalyst in a bacterial cell? तो ये इसका तो आंसर आप ही दोगे बिकॉज अभी हमने देखा कि ऐसा कौन सा इनमें से आरएनए है जो बैक्टीरियल सेल में कैटालिस्ट भी है. सो ऑप्शन से एस एन आर एन ए, एच एन आर एन ए, 23S आर आर एन ए, 5S आर आर एन ए. So 23S आर आर एन ए इज द करेक्ट आंसर बिकॉज अब भी देखा हमने कि it acts as a catalyst because it catalyzes the synthesis of peptide bond formation between amino acids. All of the following are part of an operon except. So इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ओपेरॉन का पार्ट नहीं है? So options are an operator, structural genes, and enhancer, a promoter. So इनमें से जो enhancer है, so these are the regulatory DNA sequences, and these sequences are bound by specific proteins, और इस प्रोटीन को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड बाइंडिंग ऑफ these proteins, मतलब these transcription factors will enhance the transcription of that particular particular gene. So this is not a part of a operon, but this is part of a transcription in eukaryotes. So enhancer is the correct answer. Which of the following is required as inducers for the expression of lac operon? So इनमें से कौन सा शुगर ऐसा है which act as a inducer for the expression of lac operon? So options है galactose, lactose and galactose, glucose. So lactose अगर present है in the bacteria, then it has an isomer called as allolactose. So this allolactose binds to the repressor and it causes allosteric shift. इसका मतलब ये है कि this repressor is not able to bind to operator. मतलब if this is a operator, then this repressor won't bind to the operator and allows RNA polymerase to transcribe. So transcription will happen of lac operon genes. And after this, these genes form their particular proteins. मतलब after transcription there will be translation. So the genes are lac Z, lac Y, and lac A. So lac Z codes for beta galactosidase, lac Y codes for beta galactosidase permease, and lac A codes for beta galactoside transacetylase. So second option is the correct option, that is lactose.
Which enzymes will be produced in a cell in which there is a nonsense mutation in the LAC-Y gene. So इनमें से कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस होगा इन अ सेल व्हेन देयर इज नॉनसेंस म्यूटेशन इन LAC-Y जीन? सो ऑप्शन है लैक्टोज परमिएज, ट्रांस एसिटाइलेज, लैक्टोज परमिएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज. सो अगर इफ देयर इज अ LAC-Y जीन, देन व्हाट इज नॉनसेंस म्यूटेशन? इसका मतलब ये है कि अगर इसका कोई सेंस कोडॉन है, इट इज चेंज टू चेन टर्मिनेटिंग कोडॉन. मतलब if there is some chain, then it will suddenly stop forming that particular protein. So because of the presence of nonsense mutation. So um, हमने देखा देर आर द जीन्स इन लैक ओपेरॉन एंड दोज आर लैक जेड, देन लैक वाई एंड लैक ए. सो इसका मतलब ये है कि पहले लैक जेड का ट्रांसक्रिप्शन होगा, देन लैक वाई का और देन लैक ए का. और इफ देर इज नॉनसेंस म्यूटेशन इन लैक वाई जीन, देन देर विल बी द स्टॉप कोडॉन. सो पहले यहाँ पे स्टॉप कोडॉन आएगा और ओनली लैक जेड जीन विल गेट ट्रांसक्राइब्ड एंड लैक जेड जीन encode for the protein called as beta galactosidase. और आगे के जो प्रोटीन्स होंगे वो फॉर्म ही नहीं होंगे बिकॉज देर इज अ स्टॉप कोडॉन. So fourth option is the answer because only beta galactosidase will produce inside a cell. The lac operon consists of. So इनमें से what are the option which include in the lac operon? So options say one regulatory gene, three structural genes, two regulatory genes, two structural genes, three regulatory genes, and three structural genes, four regulatory genes only. So lacoperon consists of one regulatory gene, then one operator, one operator, and three structural genes. Three structural, three structural genes. So first option is the correct option because the lacoperon consists of one regulatory gene and three structural genes. Differentiation of organs and tissues in a developing organism is associated with. So अगर कोई ऑर्गन का डिफरेंशिएशन होता है या फिर टिश्यूज का इन अ डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म, तो उनमें से इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके साथ एसोसिएटेड है? सो ऑप्शंस डेवलपमेंटल म्यूटेशंस, डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, लीदल म्यूटेशंस, डिलीशन ऑफ जीन. सो इनमें से जो डेवलपमेंटल म्यूटेशंस है, दीज डेवलपमेंटल म्यूटेशंस मोस्टली अफेक्ट द डिफरेंशिएशन of embryonic structures, embryonic structures in specific structures, and because of that there is the differentiation of particular pattern according to their position in the body. मतलब it is associated to the differentiation of particular tissues. Differentiation एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स. सो इसका मतलब ये है कि there is the differentiation between the genes at different stages of development and it forms the organ and tissue differentiation. Third is lethal mutation. So lethal mutations adversely affect survival of organism. डिलीशन ऑफ जीन, इसका मतलब यह है कि रिमूवल ऑफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड बेसिस फ्रॉम डीएनए सेगमेंट. Removal of nucleotide bases from DNA fragment. So don't confuse these two things, developmental mutations
and differential expression of genes. So developmental mutations matlab ki there is the occurring of mutations during the developmental stages, and second is differential expression of genes. So differential expression of genes matlab ki it lead to the formation of organ or tissues. So second option will be the answer, because differentiation of organs and tissues in a developing organism is associated with this. Commonly used vectors for ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग आर, तो इनमें से कौन से वेक्टर्स ऐसे हैं जो हम ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग में भी यूज करते हैं? सो ऑप्शन है टी डी एन ए, बैक एंड याक, एक्सप्रेशन वेक्टर्स, टी और ए, क्लोनिंग वेक्टर्स. सो डीएनए जो है इट इज आइसोलेटेड. अगर आपको डीएनए सीक्वेंसिंग करना है तो पहले we isolate the DNA and it is broken into small fragments, and these fragments are separated, and then for amplification of these fragments, these are attached to the vectors such as BAC and YAC. BAC is bacterial artificial chromosome, and YAC is yeast artificial chromosome. And these BAC and YAC are then integrated into the particular host. Okay, so and after that the gene is expressed into the host. मतलब जो भी कुछ gene हमने इस vector में डाले हैं it will get expressed in that host. The second option is correct option, and back and yak is used because it can integrate more DNA. मतलब जितना भी बड़ा DNA होगा it can integrate it. So this is the advantage of back and yak, and that's why we use it for human genome sequencing, because human genome is very big. In history of biology, human genome project led to the development of. So इनमें से कौन सा जो branch है it is developed because of human genome project. So option से biosystematics, biotechnology, biomonitoring, bioinformatics. So bioinformatics is the correct option because human genome project led to the development of bioinformatics. मतलब कि bioinformatics include both biology and informatics. मतलब there will be coding as well and there will be biology. So ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है उनमें जो भी कुछ हमारा डीएनए मटेरियल है, मतलब उनका सीक्वेंसिंग वगैरह we have to keep the data of this, and this data is converted into the coding form, and because of that this branch is developed. Which one of the following is used as vector for cloning genes into higher organisms? तो इनमें से कौन सा वेक्टर ऐसा है जो हम यूज करते हैं फॉर क्लोनिंग जीन्स इनटू हायर ऑर्गेनिजम्स? तो ऑप्शन है बक्यूलो वायरस, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, राइजोपस निग्रिकन्स एंड रेट्रोवायरस. तो इनमें से जो रेट्रोवायरस वेक्टर है इट हैज प्रोवायरल सीक्वेंसेस, प्रोवायरल sequences, and it accepts desired gene. So it accepts a gene that we want to clone and allow its entry into the host cell, into the host cell. So it has viral and cellular gene as well, and also it has promoters for those, and because of that these particular genes are expressed into the host cell material. Okay, and that's why we use retrovirus. So easily the translation as well as transcription of this gene that we want to expressed is expressed into the host cell.
So correct answer is 4. A sequential expression of a set of human genes occurs when a steroid molecule binds to the. तो यहाँ पे बोला है कि अगर there is some kind of a sequential expression of human genes and अगर हमको हमने किसी को स्टीरॉयड मॉलिक्यूल से बाइंड किया देन इट हैपन्स, तो वो पर्टिकुलर सीक्वेंस क्या है? तो ऑप्शन है ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, डीएनए सीक्वेंस, राइबोसोम। तो इट इज कॉल्ड एज डीएनए सीक्वेंस। अगर कोई डीएनए सीक्वेंस है एंड अगर आप उसे स्टीरॉयड मॉलिक्यूल से बाइंड करते हैं देन इट विल cause expression of that particular sequences. What is steroid? So basically steroid जो है it decrease your immune system, decrease your immune system, and that's why um, अगर कोई जीन्स है ह्यूमंस में एंड अगर वो एक्सप्रेस नहीं होना चाहते बट स्टिल दे गेट एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द स्टीरॉयड मॉलिक्यूल, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. Which of the following is not required for any of the techniques of DNA fingerprinting available at present? So इनमें से कौन से टेक्निक ऐसा है जो कि आज हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज नहीं करते? सो ऑप्शन है जिंक फिंगर एनालिसिस, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. तो इनमें से वी यूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, even we use DNA hybridization, we use polymerase chain reaction, but we don't use zinc finger analysis in these days for DNA fingerprinting. So our first option is the correct answer. An analysis of chromosomal DNA using southern hybridization technique does not use. तो अगर हम सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से क्रोमोसोमल डीएनए का एनालिसिस करते हैं तो इस सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक इनमें से कौन सा मैकेनिज्म यूज नहीं करते? तो इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्लॉटिंग, ऑटो रेडियोग्राफी, पीसीआर. सो इट यूजेस इलेक्ट्रोफोरेसिस. Electrophoresis is used to separate out the DNAs basis on the size of those DNAs. ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग का मतलब ये है कि यू आर ब्लॉटिंग दोज डीएनए ऑन सम काइंड ऑफ अ ब्लॉटिंग पेपर. ऑटो रेडियोग्राफी का मतलब ये है कि यू ऑब्जर्व दोज क्रोमोसोमल डीएनए अंडर यूवी रेडिएशन, उसका मतलब है ऑटो रेडियोग्राफी. और पीसीआर, सो वी डोंट डू पीसीआर वेन एवर यू आर डूइंग सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक. so fourth option is the correct answer. PCR and restriction fragment length polymorphism are the methods for. तो जो पीसीआर है और जो रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म है, ये दो मेथड्स किसके लिए हम यूज करते हैं? सो ऑप्शन है स्टडी ऑफ एंजाइम्स, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, डीएनए सीक्वेंसिंग, जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग. सो वी use both of these methods for genetic fingerprinting purposes. So our fourth option is the correct option. What is it that forms the basis of डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है विच इज बेस ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैकेनिज्म? तो ऑप्शन है द रिलेटिव डिफरेंस इन द डीएनए ऑकरेंस इन ब्लड, स्किन एंड सलाइवा, द रिलेटिव amount of DNA in the ridges and grooves of the fingerprints, satellite DNA occurring as highly repeated short DNA segments, the relative proportions of purines and pyrimidines in DNA. So um, हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, सो व्हाट इज द meaning of that? So the meaning of that is that कि whenever we do DNA fingerprinting then we compare two individuals. तो इनमें से दो इंडिविजुअल में कौन से सिमिलैरिटीज है या फिर डिसिमिलैरिटीज है वो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से देखते हैं. ओके, सो it is because of each individual has short nucleotide repeats. Nucleotide repeats. और
ये जो न्यूक्लियोटाइड्स रिपीट्स है वो every individual it has it, but there are some differences in these nucleotide repeats. And if we cut these nucleotide repeats by using restriction enzymes, then it will form different sizes of the fragments. Okay, and such sizes of the fragments are called as satellite DNA. तो जो ये जो शॉर्ट शॉर्ट डीएनए सेगमेंट्स है उनको हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए. एंड if you do the analysis of this satellite DNA, then you will get to know that particular individual has these kind of repeats, second individual has this. So based on that you will get to know the similarities or dissimilarities between the individuals. So this is the basis of the DNA fingerprinting technique. So based on this you will do DNA fingerprinting. So third option is the correct option. DNA or RNA segment tagged with a radioactive molecule is called. अगर कोई डीएनए और आरएनए सेगमेंट हम टैग करते हैं बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल तो हम उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन है वेक्टर, प्रोब, क्लोन, प्लाज्मिड. सो वी कॉल इट एज प्रोब. उसको हम प्रोब बोलते हैं. तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. सैटेलाइट डीएनए इज यूजफुल टूल इन. तो सैटेलाइट डीएनए ये एक यूजफुल टूल है, बट वो किस टेक्निक में है? सो ऑप्शन से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन, फॉरेंसिक साइंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग. सो इसका आंसर आप ही दोगे बिकॉज अभी हमने देखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैटेलाइट डीएनए. सो द करेक्ट आंसर है थ्री, दैट इज फॉरेंसिक साइंस. Telomere repetitive DNA sequences control the function of eukaryotic chromosomes because they. तो यहाँ पे बोला है कि जो टीलोमियर रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस है, मतलब इफ दे दीज आर द रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस एंड दोज कंटेन द टीलोमियर, then these sequences control the function of eukaryotic chromosomes. So why they control the function of eukaryotic chromosomes? Because they first is act as replicons, second are RNA transcription initiator, help chromosomal pairing, prevent chromosome loss. They control the function of eukaryotic chromosome because they prevent the chromosome loss. अगर कोई chromosome loss होता है so they prevent that, and that's why it functions uh, on the control the function of eukaryotic chromosomes. So fourth option is correct. The Okazaki fragments in DNA chain growth. So जो Okazaki fragments है in DNA chain, so what is that mean? So result in transcription polymerize in the 3' to 5' direction and forms a replication fork. Prove semi-conservative nature of DNA replication. Polymerize in the 5' to 3' direction and explain 3' to 5' DNA replication. If this is the DNA and you are replicating this DNA, so this is one of the strand. अगर हम इसको lagging strand बोलते हैं, lagging strand, देन इसका मतलब ये है कि दिस स्ट्रैंड फॉर्म्स द ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, मतलब इट फॉर्म्स स्मॉल स्मॉल डीएनए फ्रैगमेंट्स, और ये डीएनए फ्रैगमेंट्स फॉर्म द रेप्लिका ऑफ देमसेल्व्स एंड देन दे अगेन जॉइन ईच अदर. So these are called as the Okazaki fragments. So what does this Okazaki fragments do? So it polymerize in the 5' to 3' direction. मतलब वो polymerize करते हैं in 5' to 3' direction. And अगर उनका कोई DNA replication होता है, so it explain the 3' to 5' DNA replication. So fourth option is the correct answer. The experimental proof for semi-conservative replication of DNA was first shown in a. तो जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का, तो वो पहले किस ऑर्गेनिज्म में किया था? तो ऑप्शन है फंगस, बैक्टीरियम, प्लांट, वायरस. तो इसके पहले ही क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि जो
सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है, दैट is demonstrated in E. coli. So E. coli is a bacterium. So the correct answer is bacterium. That is answer 2. During DNA replication, Okazaki fragments are used to elongate. तो ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन जो भी कुछ ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स फॉर्म होते हैं तो वो क्या इलोंगेट करते हैं? सो ऑप्शन है the leading strand towards replication fork, the lagging strand towards replication fork, the leading strand away from replication fork, the lagging strand away from replication fork. तो हमने अब भी देखा कि if this is a DNA sequence and if this is a lagging strand, then it this strand forms the Okazaki fragments for the purpose of DNA replication. And this replication is happening away from replication fork. If there is the presence of replication fork, then it is in this direction, that is away from replication fork. So 4 is the correct answer. DNA replication in bacteria occurs, तो इनमें से कब और किस में डीएनए रेप्लिकेशन होता है बैक्टीरिया का? सो ऑप्शन है विद इन न्यूक्लियोलस, prior to fusion, just before transcription, during S phase. So bacteria do asexual reproduction. So most of the bacteria do fission. So prior to this fission, DNA replication happens in bacteria. So second option is correct. Taylor conducted the experiments to prove semi-conservative mode of chromosome replication on. तो टेलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन. तो वो किस ऑर्गेनिज्म में किया था? सो ऑप्शन है विंका रोजिया, विसिया फैबा, ड्रोसोफिला, मेलानोगैस्टर एंड फोर्थ इज ई कोलाई. सो टेलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो थे रूट टीप सेल्स ऑफ विसिया फैबा प्लांट. और इसके जो रूट टिप सेल्स थे उसको उसने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन से अटैच किया था. मतलब उसके जो भी कुछ डीएनए थे उनको उसने इससे लेबल किया था. एंड दे ग्रीव देम इन नॉर्मल मीडियम टू डेमोन्स्ट्रेट द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन. So second option is the correct answer. Which one of the following is the starter codon? So इनमें से कौन सा कोडन ऐसा है जिसको हम स्टार्टर कोडन बोलते हैं? मतलब जिसको हम स्टार्ट कोडन बोलते हैं. स्टार्ट कोडन का मतलब है अगर कोई कोडन यहाँ पे प्रेजेंट है, that we call it as start codon, then it will start the transcription or translation. It starts the translation. Okay. So UGA, UAA, UAG, AUG. So इनमें से AUG जो है that we call it as start codon. In the presence of AUG, that particular organism starts the translation process. The one aspect which is not a salient feature of genetic code is its being. So इनमें से कौन सा एस्पेक्ट ऐसा है जिसको हम जेनेटिक कोड का एक फीचर नहीं बोलते? सो ऑप्शन है डीजेनरेट, सेकेंड है एम्बिगुअस, थर्ड है यूनिवर्सल, फोर्थ है स्पेसिफिक. सो डीजेनरेट, तो यस जेनेटिक कोड डीजेनरेट होते हैं. सेकेंड एम्बिगुअस, जेनेटिक कोड आर नॉट एम्बिगुअस. इसका मतलब ये है कि अगर कोई वन कोडॉन है then it codes for only one amino acids, only one amino acid. इसका मतलब ये है कि genetic code is unambiguous, unambiguous, not ambiguous. Universal, yes, genetic code is universal. Specific, yes, genetic code is specific because it codes for that particular specific
amino acids. So second option is the correct answer. Whose experiments cracked the DNA and discovered unequivocally that a genetic code is a triplet. सो इनमें से कौन से साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए ऑन द डीएनए एंड दे प्रूव दैट द जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट. इसका मतलब दे फॉर्म द कोडॉन ट्रिपलेट. सो ऑप्शन है नीरेनबर्ग एंड मैथी, हर्शी एंड चेज, मॉर्गल मॉर्गन एंड स्टूर्ट वंट, बीडल एंड टैटम. तो करेक्ट आंसर इज वन बिकॉज नीरेनबर्ग एंड मैथी ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे एंड दे प्रूव दैट जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट. व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर जेनेटिक कोड. सो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है विच इज नॉट ट्रू फॉर जेनेटिक कोड. फर्स्ट इज अ कोडॉन इन mRNA is read in non-contiguous fashion. It is nearly universal. It is degenerate. It is unambiguous. So first, a codon in mRNA is read in non-contiguous fashion. So this is not true for genetic code because a codon in mRNA is read in contiguous fashion. मतलब it does not have any comma. If you are reading some genetic code, then उसमें कोई comma नहीं होता. For example, A G T C A G. So it is contiguous. It is continue. It is not like that कि it is not continue. So our first option is the answer because we know that genetic code is universal, even it degenerates, it is unambiguous. So answer is 1. Which one of the following pairs of codons is correctly matched with their function or the signal for the particular amino acid? So इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है which is correct match between that particular codon and that particular codon is coding for the particular amino acid. So options है GUU, GCU, alanine, UAG, UGA, stop, AUG, ACG, start, methionine, UUA, UCA, leucine. So correct answer is second, that is UAG, UGA, stop. So this is the stop codon. ट्रांसफॉर्मेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय. सो इनमें से कौन से साइंटिस्ट ने ट्रांसफॉर्मेशन ये टर्म डिस्कवर की. सो ऑप्शन है मेसिसन एंड स्टॉल, हर्शी एंड चेज, ग्रिफिथ, वॉटसन एंड क्रिक. So Griffith has discovered the term transformation. The unequivocal proof of DNA as the genetic material came from the studies on a. तो डीएनए ये एक जेनेटिक मटेरियल है. तो ये किस ऑर्गेनिज्म का स्टडी करके इट वाज द यूनिइक्विवोकल प्रूफ. तो ऑप्शन है बैक्टीरियल वायरस, बैक्टीरियम, फंगस, वायरॉइड. तो बैक्टीरियल वायरस इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज जब बैक्टीरियल वायरस में जेनेटिक मटेरियल का स्टडी किया था तब ये प्रूफ हुआ था दैट डीएनए इज द genetic material. The final proof for DNA as the genetic material came from the experiments of. So जो फाइनल प्रूफ था दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, तो वो किसके एक्सपेरिमेंट से हुआ था, मतलब किस साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट की वजह से हुआ था. सो ऑप्शन से हर्शी एंड चेज, एवरी मैकलियोड एंड मैककार्टी, हर गोबिंद खुराना, ग्रिफिथ. So the correct answer is one, that is Hershey and Chase. So after the experiment from the scientists Hershey and Chase, it is final proof that DNA is the genetic material. AGGTATCGCAT is a sequence from the coding strand of a gene. What will be the corresponding sequence of the transcribed mRNA? So if this is a sequence of a coding strand of a gene, then after transcription it will become the mRNA. So what is the sequence of this mRNA? So these are the options. So our correct option is answer 1 because this is the
coding strand of a gene. Okay, so this is the coding strand A double G T A T C G C A T, and that's why the complementary strand of this will be T C C A T A G C G T A, because we know that DNA is double stranded. So this is one strand, this is another strand. So the mRNA that will be formed will be complementary to this strand, not this strand. Okay. So T will become A, then C, G, A will become U, because RNA has thymine. Sorry, RNA has uracil, but in DNA there will be the thymine. So T will be A, A will be U, then again G will be C, G, C, T will be A, U, A will be U. So this is the R code. Spliceosomes are not found in cells of. So इनमें से किन के cells में spliceosomes नहीं होते? So options are plants, fungi, animals, bacteria. So as we know that bacteria has very basic body organization, even they are unicellular, they are prokaryotic, so they don't have that much complex machinery. तो इसका मतलब ये है कि from these organisms bacteria does not have spliceosomes, but plants, fungi, animals contain the spliceosomes. So answer is 4. Which one of the following is not a part of a transcription unit in DNA? So इनमें से कौन सा पार्ट ऐसा है जो कि ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए का यूनिट नहीं है? सो ऑप्शन है द इंड्यूसर, a terminator, a promoter, the structural gene. So as we know that terminator should be present to terminate the process of transcription, promoter to promote the प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस शुरू करने के लिए द स्ट्रक्चरल जीन, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज अगर आपके पास जीन ही नहीं है देन आप किसका ट्रांसक्रिप्शन करोगे? सो दिस इज ऑल्सो देयर, बट इंड्यूसर is present in the operon. So answer 1 is there, that is inducer. So thank you for watching this video, and please share your any comments or queries that you have after this video, and if you have any doubts then please ask me in the comment box, and please stay tuned for next video series, and please subscribe to our channel for more lectures and for more learning.